हैं ईंधन के दहन से कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। और ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ईंधन के दहन से विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रदूषण या विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है या फिर कोई वायु की अनुपस्थिति में दहन होता है तो उस दहन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी जहरीली होती है कि यदि रात भर किसी कमरे में अंगीठी जला दी जाए, अंगीठी सामान्य रूप से हम सिगड़ी कहते हैं, या फिर कोयले जला दिए जाएं तो सुबह तक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यही कारण है कि जब कभी हमें कोयले जलाते हैं, सर्दियों के दिनों में यदि कोयले जलाते हैं तो कमरे की गेट या फिर द्वार हमें बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि कमरे के द्वार बंद कर लेंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और जब तक कमरे में ऑक्सीजन अर्थात वायु रहेगी, आग को वायु मिलती रहेगी और दहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी जो हमारे लिए कम घातक है। लेकिन जब समय के साथ धीरे धीरे वायु की कमी होती जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना प्रारंभ हो जाएगा। यह कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के साथ घुलकर और फिर शरीर को हानि पहुंचाती है। इससे हृदय गति रुक जाती है या फिर रक्त का बहाव रुक जाता है, रक्त का थक्का बनना जब प्रारंभ हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की रक्त के साथ बंधुता सामान्यतया ऑक्सीजन की तुलना में 50 गुना से भी ज्यादा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल डीजल जैसे उत्पाद जलते हैं, ये वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। यह पेट्रोल डीजल से निकलने वाला धुआं गैसीय प्रदूषक उत्पन्न करता है। ये प्रदूषक सल्फर के या कार्बन के उत्पाद हो सकते हैं। ये सल्फर के ऑक्साइड जब वायुमंडल में मिल जाते हैं तो ये वर्षा के साथ अम्लीय वर्षा के कारण बन जाते हैं। विभिन्न कार्बनिक प्रदूषक जब वायुमंडल में लगातार मिलते जाते हैं तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। इसे विश्व उष्णन कहते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ या ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और समुद्र आदि के किनारे पर पाए जाने वाले रहने वाले लोगों तथा समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब लगातार बर्फ पिघलती रहेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में सुनामी या अन्य कुछ लहरें उत्पन्न होगी। ये लहरें इतनी विनाशकारी हो सकती है कि ये मनुष्य को बहाकर ले जा सकती है। इसकी चपेट में आने वाले किसी भी जीव जंतु को या पादप को उखाड़ कर ये ले जा सकती है और ऐसे व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाती है। लकड़ी, कोयला आदि के दहन से ऐसे गैसीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं जो हमारी सांस लेने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं या फिर श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंसर में लिखेंगे ईंधन के दहन से
निम्न प्रदूषक उत्पन्न होते हैं जिनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर, कोयले एवं लकड़ी के दहन से, कोयले एवं लकड़ी तथा पेट्रोल डीजल के दहन से पेट्रोल डीजल के दहन से गैसीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं ये प्रदूषक श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO। ये अंडरलाइन करने योग्य, यह एक खतरनाक प्रदूषक है जब कोयले का दहन वायु की अनुपस्थिति में होता है कोयले का दहन वायु की अनुपस्थिति में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह इतनी जहरीली होती है यह इतनी जहरीली होती है कि दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः किसी बंद कमरे में कोयले
या अन्य ईंधन का दहन कोयले या अन्य ईंधन का दहन नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ये पॉइंट भी नोट करने योग्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती है। औसत तापमान में वृद्धि करती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग GLOBALWARMING ग्लोबल वार्मिंग, इसे हिंदी में विश्व उष्णन भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो रहा है। जिससे ठंडे स्थलों की बर्फ पिघलने लगती है। और तटीय क्षेत्र होते हैं जो किसी महासागर के या किसी समुद्र के पास में पाए जाते हैं, पिघल लगती है। और तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। नंबर 4 अम्ल वर्षा। नंबर 4 है अम्ल वर्षा। इसे एसिड रेन भी कहा जाता है। वाहनों में पेट्रोल, डीजल ईंधन के दहन से, पेट्रोल डीजल ईंधन के दहन से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं।
नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं जो वायुमंडल में एक परत के रूप में जम जाते हैं। एक परत के रूप में जम जाते हैं जब ये वर्षा के साथ घुलकर जमीन पर गिरते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यह है अम्ल वर्षा। सजीवों को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही भवन होते हैं मकान, भवनों एवं मृदा को भी प्रभावित करती है। प्रश्न है बंद कमरे में कोयले या अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका आंसर लिखेंगे बंद कमरे में वायु की कमी के कारण ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। गैस बनती है जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में पाया जाने वाला वर्णक, जो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को घटा देती है।
जिससे दम घुटने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या मृत्यु हो सकती है। इसी कारण बंद कमरे में कोयले या अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। इसलिए कमरे में कोयले या अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। अब होंगे हमारे अभ्यास प्रश्न। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। पहला प्रश्न है, तो दहन की परिस्थितियां बहुत सारी हो सकती है, जिसमें कोयले का दहन होता है, पेट्रोलियम का दहन होता है, एलपीजी का दहन होगा, सीएनजी का दहन होता है, तो ऐसे लकड़ी का दहन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी सूची हम बना सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का दहन होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन, तो घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन तो केरोसिन होता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन तापमान, तीसरे खाली स्थान में होगा, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेल में लगी आग को पानी डालकर बुझाना संभव नहीं है। मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका था। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है जिसके दहन से बहुत कम प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। बहुत कम प्रदूषक उत्पन्न होते हैं तथा यह कोई अवशेष भी नहीं छोड़ती है। इस कारण सीएनजी के प्रयोग से शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। कल का हमारा लास्ट टॉपिक कुछ ऐसा ही था, एलपीजी और लकड़ी की तुलना। हम लकड़ी और एलपीजी की तुलना पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अगला है, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता।
हम इसे पूर्ण रूपेण कर चुके हैं। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। हम एलपीजी और लकड़ी की तुलना कर चुके हैं। वहां हम स्पष्ट कर चुके हैं कि लकड़ी का ज्वलन तापमान अधिक होता है, एलपीजी का ज्वलन तापमान कम होता है। लकड़ी को जलाने पर वायुमंडल में धुआं उत्पन्न होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जबकि एलपीजी के दहन से कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है और वातावरण में, वायुमंडल में प्रदूषण भी कम फैलता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिक होता है और लकड़ी का ऊष्मीय मान कम होता है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। आंसर है 5th क्वेश्चन के 6 नंबर वाला। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। जब कागज को एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो कागज का ज्वलन ताप बढ़ जाता है। इस कारण वह आसानी से आग नहीं पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र पिछली कक्षा में ही बनाया था, प्रीवियस डे वाली क्लास में। इस ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के ऊष्मीय मान को हमें किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं। ये हमने स्पष्ट किया था ईंधन के ऊष्मीय मान वाले टॉपिक में। समझे कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। यह भी हम क्लियर कर चुके थे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आग के ऊपर छिड़का जाता है तो यह एक परत बना लेती है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की तुलना में भारी होती है, अतः यह परत बनाकर वायु के साथ आग का संपर्क तोड़ देती है। इस कारण जब आग को वायु नहीं मिल पाती है तो वह बुझ जाती है। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। हमने ज्वलन तापमान के बारे में पढ़ा था, उस समय इसे जरूर स्पष्ट किया था कि सूखी पत्तियों का तापमान, ज्वलन तापमान कम होता है, जबकि हरी पत्तियों के ढेर का तापमान, ज्वलन तापमान अधिक होता है। तो जिसका ज्वलन तापमान कम होता है आसानी से जल जाती है, और जिसका ज्वलन तापमान अधिक होता है कठिनाई से जलती है या फिर जल नहीं पाती है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? कल हमने सुनार लिखा था, आज स्वर्णकार हो गया। आंसर वही रहेगा। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलन करना है। प्रश्न नंबर 11, ईंधन की मात्रा। बराबर 5 किलोग्राम। उत्पन्न ऊष्मा बराबर 1,80,000 किलो जूल। ऊष्मीय मान हमें ज्ञात करना है।
ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटा ईंधन की मात्रा। उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल और ईंधन की मात्रा 5 किलोग्राम। यदि हम 180 के सापेक्ष देते हो 5 का भाग 180 में जाता है 36 बार, बाकी 3 शून्य के साथ हमने किसी तरह से कोई गणनाएं नहीं की हैं, अतः 36 और 3 जीरो को एज इट इज हमने यहाँ किया। 36,000 किलो जूल, ये बटा में है इसलिए प्रति किलोग्राम। 36,000 प्रति किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये उसका ऊष्मीय मान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 12 इसका आंसर लिखेंगे। जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जंग लगना वायु की उपस्थिति में एक रासायनिक प्रक्रम है जबकि दहन में पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। जबकि जंग लगती है तो उसमें कोई ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। प्रश्न नंबर 13, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास में रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? आंसर में लिखेंगे रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा या कम समय में गर्म होगा? क्योंकि रमेश ने ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का या सबसे बाहरी भाग के पास
बेकर रखा है, जबकि आबिदा ने ज्वाला के पीले भाग के पास बेकर रखा है। हम जानते हैं कि ज्वाला का बाहरी भाग ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है या अधिक गर्म होता है।